वेलकम टू माय चैनल यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे परिचर्या के विकास क्रम के बारे में कि परिचर्या का विकास क्रम क्या होता है, किस प्रकार से परिचर्या जो है वो आगे बढ़ी, उसकी प्रगति नए नए स्वरूपों में हुई। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले परिचर्या के विकास क्रम के परिचय के बारे में। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही मानव जीवन का जो विकास है वो क्रम प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और एक मानव का विकास क्रम प्रारंभ होने लगा। प्राचीन काल में मानव सेवा को पुण्य मानकर धार्मिक कार्य के आधार पर किया जाता था, जिससे शारीरिक सुख के साथ साथ आत्म संतोष भी मिलता था। तो जो प्राचीन काल था उसे एक इस परिचर्या को किसके रूप में, केवल एक धार्मिक कर्म के रूप में माना जाता था, एक कर्तव्य के रूप में जाना जाता था। अब इसका विकास क्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता गया तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आदिकाल यानी जब सृष्टि की प्रारंभ में स्टार्टिंग जब हुई उसकी बात की जा रही है। कर्मों के आधार पर आदिकाल में मानव विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। अपने अपने कर्म के आधार पर किसी होता ना कि कोई किस में टैलेंटेड होता है, कोई किस कार्य में टैलेंटेड होता है, तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से अनेक व्यक्ति, जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो थे मानव, वो अपने हिसाब से अलग अलग कार्य करते थे। जैसे कोई व्यक्ति हिंसक पशुओं से बचने के लिए अनेक औजार बनाता था, जिसे हम वर्तमान में लोहार कहते हैं। कोई व्यक्ति जीवक उपार्जन करने के लिए कृषि कार्य करता था। कोई व्यक्ति वन से औषधियां लेकर चिकित्सा कार्य करता था। तो अपने कर्म के आधार पर लोग अनेक अनेक प्रकार के कार्य करते थे। फर्स्ट उदाहरण तो ये। सेकंड ये कि प्राचीन समय में पशुओं की विभिन्न जातियों के जीवन यापन करने के तौर तरीके में मित्र पशु के प्रति सद्भाव परस्पर देखा जाता था। किस प्रकार से कि भाई जिस प्रकार से मानव में मित्र भाव था, मानव अपने अपने हिसाब से कार्य करते थे, उसी प्रकार से जो पशु जाति है, पशु जाति भी जब उनकी पशुओं में से किसी की डेथ हो जाती थी, किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो वो पशु जो है वो आपस में इकट्ठा होकर शोक मनाते थे। तो उनमें भी ये जो परिचर्या का गुण जो है वो देखा जाता है। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में वेद और पुराणों का अध्ययन करने से यहाँ पर परिचारक एवं परिचर्या का उल्लेख मिलता है कि भाई परिचारक क्या होता है, परिचर्या क्या होती है, इसका उल्लेख हमें मध्यकाल से प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टि से पुण्य प्राप्त हेतु आतुर व्यक्तियों की सेवा की जाती थी। इसमें भी वही सेम है कि भाई यहाँ पर भी आतुर की सेवा किस रूप में की जाती थी, एक धार्मिक कर्म के रूप में की जाती थी कि भाई हेल्प करनी चाहिए। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में आतुर व्यक्ति की परिचर्या जीव को उपार्जन साधन के रूप में परम कर्तव्य मानकर की जाती थी कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक कर्तव्य मानकर मध्यकाल में भी परिचर्या की जाती थी। फिर आता है संहिता काल। संहिता काल में हमारे जो आचार्य हुए, जैसे आचार्य चरक हुए, आचार्य सुश्रुत हुए, आचार्य वाग्भट हुए, आचार्य माधव निदान हुए, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने अपनी अपनी निपुणता के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपनी अपनी संहिता लिखी, जिसके कारण वर्तमान में हमें इनसे ज्ञान प्राप्त होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि परिचर्या वह कार्य है जो परिचारक के द्वारा किया जाता है। तो संहिताओं में अपने आचार्यों ने ये ज्ञान दिया कि परिचर्या किसके द्वारा किया जाता है, परिचारक के द्वारा किया जाता है। चिकित्सा किसके द्वारा की जाती है, चिकित्सक के द्वारा की जाती है। तो एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ये कार्य ये करेंगे और ये कार्य ये करेंगे। हाँ, इसके अलावा इस काल के अंतर्गत चिकित्सा के 4 चतुष्पाद जो है उनको प्रमुख रूप से उल्लेखित किया गया कि भाई चिकित्सा करने के लिए 4 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो 4 चिकित्सा के 4 चतुष्पाद कहलाते हैं। और वो है आपके वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी, है ना। ये 4 चिकित्सा के चतुष्पाद माने गए और इन्हीं को प्रमुख रूप से यहाँ उल्लेखित किया गया कि, और इनके अलावा यहाँ ये समझाया गया कि अगर इन चारों में से कोई एक का भी अभाव रहेगा तो आपकी चिकित्सा जो है वो सम्यक प्रकार से नहीं हो पाएगी। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में ये समझाया गया, आधुनिक काल में जो है विज्ञान ने, डॉक्टर्स ने अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में नई नई प्रगति की और नई नई जो साधन है चिकित्सा के हमें उपलब्ध कराए। आधुनिक काल में विज्ञान ने हर क्षेत्र में प्रगति की। जो कार्य धार्मिक दृष्टि के आधार पर किए जाते थे, केवल जस्ट धार्मिक कर्म के आधार पर किए जाते थे, वर्तमान में आर्थिक उपार्जन के लिए और धन की प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं। मतलब धार्मिक कर्म के साथ साथ धन की प्राप्ति भी वर्तमान में की जाती है। धर्मार्थ चिकित्सालय का प्रचलन बढ़ा। साथ ही क्या हुआ, नए नए चिकित्सालय खुले। पहले ये कार्य घर में किए जाते थे, अपने आचार्य अपने ही घर में लोगों को बुला के उनकी चिकित्सा करते थे, उनकी परिचर्या करते थे। लेकिन इसके लिए अब अलग से चिकित्सालय खोले गए वर्तमान में। प्रतिस्पर्धा के इस युग में नए नए आविष्कार भी हुए, जिसके कारण नए नए रोगों, हर रोग के लिए रोज नया ट्रीटमेंट बताया कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। तो इस आधार पर प्रतिस्पर्धा के इस युग में नए नए आविष्कार भी हुए, जिसके कारण लोगों जो रोग है वो जल्दी से जल्दी ठीक होने लगे। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा विधियां हैं उनका भी आविष्कार हुआ, उनकी भी प्रगति बढ़ी, उनको भी उपलब्ध कराया गया। क्यों?
जैसे कि एक्सरे मशीन हुई, एमआरआई मशीन हुई, ईसीजी हुई, जिसके कारण अपन सोनोग्राफी में हो गई, जैसे इनके कारण अपन हर पार्ट का अलग अलग जो अपने बॉडी में जो पार्ट है, ऑर्गन्स है, उनका अपन अलग अलग उन चीजों को देख सकते हैं। जैसे एमआरआई मशीन अलग अपने बॉडी के अलग ऑर्गन के लिए काम आती है, सोनोग्राफी अलग चीज के लिए काम आती है। तो इन चिकित्सा विधियों का प्रयोग वर्तमान में किया गया। इसके अलावा आतुरालय बनाना, शल्यागार बनाना, सूतिकागार बनाना, कि भाई ऑपरेशन के लिए फिक्स्ड है कि भाई शल्य जो ओटी होता है अपना ऑपरेशन थिएटर, वहां पर शल्य कर्म किया जाता है, सर्जरी की जाती है। सूतिकागार में लेबर रूम जिसे कहते हैं, वहां पर प्रसव कराया जाता है। तो बस इनके लिए अलग अलग बनाए गए वर्तमान में। और इनके अलावा जो उपरोक्त विधियां हमने पढ़ी, जैसे आतुरालय हो गए, शल्यागार हो गए, सूतिकागार हो गए, इन विधियों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। अब उन प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए वर्तमान में प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए, जिनके कारण वहां पर व्यक्ति प्रशिक्षित होकर अपने हिसाब से अपनी निपुणता के आधार पर उनकी नियुक्तियां भी विभिन्न चिकित्सालय में की गई। इसके लिए रोग और रोगी सब जल्दी जल्दी ठीक होने लगे और वर्तमान में जो है चिकित्सा बहुत ही उपयुक्त रूप से की जा रही है। इसी के साथ हमारे परिचर्या का ये विकास क्रम यही समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं हम नाइटिंगेल के बारे में कि नाइटिंगेल कौन थी। नाइटिंगेल का पूरा नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, जिनका जन्म 22 मई 1820 फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों की दृष्टि से परिचर्या को पवित्र व्यवसाय के रूप में प्रतिपादित करने के लिए विश्व की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उल्लेख मिलता है। कि वर्तमान में जो चिकित्सा शास्त्री है, उनकी दृष्टि में जो प्रथम विश्व की जो प्रथम नर्स थी, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उल्लेख हमें मिलता है, जिन्होंने इस कार्य को प्रेरित होकर अन्य नर्सों को प्रशिक्षण देने का कार्य अपने हाथों में लिया, जिन्होंने खुद इस कार्य को किया और साथ ही लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाल्यकाल से ही पशुओं एवं पड़ोसियों के प्रति दया रखती थी तथा मानव सेवा को अपना ध्येय मानकर आजीवन अविवाहित भी रही। मतलब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो बचपन से ही लोगों की मदद करने में हमेशा जागरूक रहती थी, लोगों की मदद करती थी, जिनके कारण वो अपने इस कार्य में ही रही और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा भाव में ही समर्पित कर दिया और इसी कारण वो अविवाहित भी रही। उनकी इसी भावना से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नर्सिंग इंस्टीट्यूट का अधीक्षक भी बना दिया और इसी भावना से प्रेरित होकर जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने नर्सिंग इंस्टीट्यूट का उन्हें अधीक्षक बना दिया गया। अब नाइटिंगेल ने एक शपथ निकाली। नाइटिंगेल की जो शपथ, जिसे हम नाइटिंगेल की शपथ के रूप में जानते हैं, परिचर्या की कार्य प्रणाली एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु आवश्यक है कि परिचारक का जीवन उच्च स्तरीय का हो तथा मनोयोग से मानव सेवा करने उनका प्रमुख कर्तव्य हो। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस कार्य में आने वाले प्रत्येक नर्स एवं कंपाउंडर से निम्नलिखित शपथ ग्रहण करवाती थी तथा इसे फ्लोरेंस की प्रतिज्ञा कहा गया। जो भी इस कार्य में आता था, जो भी इस प्रोफेशन में आता था, तो नाइटिंगेल हर एक व्यक्ति को एक शपथ ग्रहण करवाती थी। उसे नाइटिंगेल की शपथ के रूप में जाना गया और वर्तमान में भी जाना जाता है। और वर्तमान में भी जो भी इस प्रोफेशन में आता है, सबसे पहले उसे इस जो प्रतिज्ञा है वो दिलाई जाती है। ये प्रतिज्ञा है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर इस सभा के समक्ष निष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यवसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मैं अपने रोगियों के धार्मिक विश्वासों का सदैव सम्मान करूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियां मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव एवं ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक पालन करूंगी। मतलब जो भी चिकित्सक मुझे आदेश देंगे, उन्हें मैं बिना किसी संकोच के ईमानदारी से एवं निष्ठा पूर्वक पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूंगी, जिससे मेरी व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा में वृद्धि हो। मैं स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, पीड़ा से मुक्ति, इन चार जो अपने परिचर्या के जो चार सिद्धांत थे, उनका मूलभूत नर्सिंग उत्तरदायित्वों के रूप में उत्तरदायित्वों को सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए प्रयास करूंगी। आयुर्वेद में नर्सिंग सेवा कि आयुर्वेद में नर्सिंग सेवा का विकास किस प्रकार से हुआ। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार व विकास में राजस्थान प्रथम रहा। मतलब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ और सर्वप्रथम भारतवर्ष में भी राजस्थान में ही 1958 में परिचारकों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया गया। उस समय आयुर्वेद विभाग के तत्कालीन निदेशक वैद्य प्रेम शंकर शर्मा ने धात्री कल्पत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जोधपुर एवं जयपुर में की। ठीक है, 1958 में
जो लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन बाद में बेरोजगारी और राजस्व के अभाव से उसे बंद करना पड़ा, जो पुनः वापस कब चला, 1978 में पुनः चलाया गया, लेकिन उस समय उसे डिप्लोमा कोर्स के रूप में चलाया गया। उसके बाद 1990 से 2000 तक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही संचालित होता था। तो यहाँ अपन को ये पता चलता है कि प्रथम विश्वविद्यालय जयपुर में खोला गया और वहीं से इस आयुर्वेद का जो है वो विकास होता गया और संचालित होता था। उस समय अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में गवर्नमेंट, बागरोटा, धौलपुर व बापूनगर में निजी प्रशिक्षण केंद्र यानी प्राइवेट सेवारत थे। परंतु कुछ समय पश्चात उदयपुर, जो केवल आदिवासियों के लिए आरक्षित था, बागरोटा एवं बापूनगर, वहां पर इन प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया गया। उसके बाद 24 मई 2003 का दिन आयुर्वेद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जिस दिन भारत के द्वितीय विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान की सूर्य नगरी में जोधपुर, जो नागौर राजमार्ग पर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा वहां पर राजस्थान के सभी पद्धतियां जो है, राजस्थान की आयुष की जो सभी पद्धतियां हैं, होम्योपैथी, यूनानी, योग और सिद्धा आदि स्थानक एवं डिप्लोमा कोर्स के रूप में वहां पर प्रशिक्षण की मान्यता दी गई। तो इस प्रकार आयुर्वेद में नर्सिंग परिचर्या, नर्सिंग सेवा का इस प्रकार से विकास हुआ, जो वर्तमान में भी संचालित किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।